तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। इंडक्टर यानी कि जिसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, कोई भी कॉइल जिसको बोलेंगे इंडक्टर। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखे थे कि किसी बल्ब को अगर का स्विच ऑन किया जाए तो बल्ब अचानक सडनली ग्लो नहीं करता है, उसमें कुछ समय लगता है, क्योंकि बल्ब के अंदर में है फिलामेंट, और फिलामेंट क्या है, एक कॉइल की तरह है, यानी जिसको हम इंडक्टर मान सकते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल हम बताए थे फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी करंट को गुजरना पड़ता है, किससे? कॉइल से, चोक कॉइल जिसको बोलते हैं। तो कॉइल से गुजरना पड़ता है, और कॉइल यानी इंडक्टर ऐसा चीज है जिससे कि करंट अचानक चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी कॉइल क्या करेगा, फ्लक्स चेंज को रोकना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। यानी कि उसमें अगर करंट अचानक बढ़ रहा है तो उस करंट को अचानक बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि करंट जैसे ही चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, डेवलप। ये देख चुके हैं, किसी भी कॉइल में अगर करंट को चेंज कर दें तो कॉइल से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होने के चलते इसमें डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलते इसमें फ्लो करने लगेगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो मेन करंट है उसको चेंज होने से रोकेगा, उसके चेंज को मिनिमाइज करेगा। तो जैसे यहाँ पर हम ग्रोथ ऑफ करंट में क्या देख रहे हैं कि जब किसी कॉइल से बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी करंट सेंड करना शुरू कर देगा, उस करंट को बोलेंगे मेन करंट। यहाँ पर जो बैटरी करंट सप्लाई करेगा वो करंट कहा जाएगा मेन करंट। और मेन करंट का वैल्यू कितना होगा, तो रेजिस्टेंस आर है और बैटरी का ईएमएफ ई है, तो बैटरी कितना करंट सेंड करेगा ये हम लोग को देखना है। तो बैटरी जो करंट सेंड करेगा उसका वैल्यू होगा ई बाई आर, और जो कॉइल लगा हुआ है उसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एल। तो बैटरी जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बैटरी करंट सेंड करना शुरू करेगा, जिसको बोलेंगे मेन करंट, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई/आर। तो बैटरी जब ऑफ था, जब बैटरी ओपन है तो इसमें करंट कितना है, करंट है 0। और जब बैटरी क्लोज करेंगे तो करंट 0 से बढ़ करके हो जाएगा ई/आर। यानी इंडक्टर में करंट अचानक बढ़ा तो इंडक्टर में होगा इंड्यूस्ड करंट, और वो इस करंट को बढ़ने से रोकेगा। उसके लिए इंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और बताए थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू जो है वो घटने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू घटेगा। शुरू में इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू किसके बराबर है, मेन करंट के बराबर है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जितना इसमें बैटरी करंट सेंड करेगा उतना ही करंट, इंड्यूस्ड करंट, ये कॉइल जनरेट करेगा। तो सर्किट में दो तरह का करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट भेज रहा है कौन, सेल, और दूसरा कॉइल भेज रहा है। कॉइल तो करंट कब भेजता है, जब उसमें करंट चेंज होता है। तो करंट तो अचानक चेंज हुआ है, क्योंकि पहले करंट इसमें कितना था, 0 था, पहले करंट इसमें था 0। और स्विच क्लोज करने के बाद करंट 0 से अचानक बढ़ के हो गया है कितना, ई/आर, ई/आर। तो करंट अचानक बढ़ा तो कॉइल उस करंट को बढ़ने से रोकेगा, और इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में भेज करके उसको बढ़ने से रोकेगा। और स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल स्टेट, हम लोग देखे थे कि जिस तरह से कैपेसिटर में चार्जिंग को 3 टाइम इंटरवल में डिवाइड किए थे, कैपेसिटर को 3 टाइम इंटरवल में डिवाइड किए थे, एक इनिशियल स्टेट, एक ट्रांजिएंट स्टेट और एक स्टेडी स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में चार्ज कितना था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज का वैल्यू भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते फिर फाइनली स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो चार्ज का वैल्यू 0 से बढ़ के होता है मैक्सिमम। उसी तरह से इंडक्टर में भी क्या हो रहा है,
नेट करंट का वैल्यू 0 से बढ़ के हो रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम हो रहा है, तो इसको बोलते थे हम लोग, कैपेसिटर केस में बोलते थे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इंडक्टर केस में उसी चीज को बोलेंगे ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो ग्रोथ ऑफ करंट का 3 टाइम इंटरवल हो गया। एक हो गया इनिशियल स्टेट, यानी कि जैसे ही हम करंट भेजना शुरू किए, स्विच को क्लोज किए, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी कि इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, इनिशियल स्टेट में जितना करंट बैटरी सेंड करेगा उतना ही करंट इंडक्टर इंड्यूस्ड करंट भेज देगा, और नेट करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इसलिए इसलिए नेट करंट नेट करंट इन द इंडक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि जितना करंट बैटरी भेजेगा उतना करंट इंडक्टर भेजेगा, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट करंट सर्किट में हो जाएगा 0। यानी कि अब इंडक्टर के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि इंडक्टर किस तरह से काम कर रहा है। तो बता सकता है कि इंडक्टर किस तरह से अब काम कर रहा है सर्किट में। जो कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, इनिशियली कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, स्टेडी स्टेट में किस तरह से काम करता है, उसी तरह से इसे बात बताना है। प्लेन वायर की तरह, प्लेन वायर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह। प्लेन वायर तो करंट को जस्ट अलाउ कर देगा, जो करंट आएगा उसको अलाउ करेगा। ये तो करंट को आने नहीं दे रहा है ना। इनिशियली क्या हो रहा है, बैटरी जैसे ही हम कनेक्ट किए तो कोई करंट नहीं आ सकता है, यानी कि इंडक्टर केवल लगा दो तो ये नहीं हुआ कि बैटरी स्विच ऑन किए और करंट चला गया। कोई कितना भी करंट बैटरी भेजेगा सबको वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी समझ लो कि इससे नेट करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो इनिशियल स्टेट में इंडक्टर किस तरह से काम कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर वायर टूट गया हो, कोई करंट इससे नहीं जा सकता है। ये तो समझ गए कि स्विच जस्ट क्लोज करने पर इससे नेट करंट 0 होना है, क्योंकि जितना करंट बैटरी भेजेगा उतना इंडक्टर उल्टा डायरेक्शन में भेज करके उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट करंट सर्किट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट करंट 0 होगा तो इनिशियल स्टेट में इंडक्टर के बारे में हम बोल सकते हैं कि बैटरी कुछ भी हो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, इंडक्टर अगर लगा दो तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद कोई करंट उससे अलाउड नहीं है, मतलब इंडक्टर सारे करंट को पास नहीं करने देगा। यानी कि इंडक्टर एक एक्ट कर रहा है ओपन सर्किट की तरह कि, और रेजिस्टेंस के सेंस से सोचेंगे तो कितना रेजिस्टेंस वाला वायर की तरह काम कर रहा है। 0 रेजिस्टेंस होता है तो वो करंट को सीधे अलाउ करता है। ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस तरह कि कोई भी करंट नहीं जा सकता है, यानी कि इंडक्टर एक इन्फानाइट रेजिस्टेंस वायर की तरह काम कर रहा है, मतलब ओपन सर्किट। इसलिए बोल सकते हैं कि हेंस इनिशियल स्टेट में, इनिशियली यानी कि आफ्टर टाइम t बराबर 0 ऑफ क्लोजिंग द स्विच, दैट इज आफ्टर टाइम t बराबर 0 ऑफ क्लोजिंग द स्विच, क्लोजिंग द स्विच, इंडक्टर एक्ट्स लाइक क्या चीज, ओपन सर्किट, एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब, कितना रेजिस्टेंस वाला वायर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर, ओपन सर्किट और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर। इन अदर वर्ड्स
इंडक्टर इनिशियल स्टेट में करंट को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इनिशियल स्टेट में तो 3 स्टेट है ना, 3 टाइम इंटरवल। पहला टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं इनिशियल स्टेट में इंडक्टर से करंट नहीं जा सकता है। कोई अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टर बहुत सारा लगा दे, रेजिस्टेंस लगा दे, कैपेसिटर लगा दे, तो इंडक्टर सर्किट में इनिशियल स्टेट में अगर रहेगा तो सर्किट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इंडक्टर को वहां क्या कर देना चाहिए? दो ही चीज ना होता है कैपेसिटर में, देखे थे, या तो कैपेसिटर को हटा के उसको ओपन करते थे, चाहे वहां पे एक वायर लगा देते थे। सर्किट को अगर सॉल्व करना है तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है? इसको ओपन कर देना है, यानी कि इसको सर्किट में से रिमूव कर देना है। तो अब सारी बातों को एक बार रिवाइज कर लो, समझ लो, रिजल्ट समझ लो क्या है कि इनिशियल स्टेट में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इंडक्टर से करंट नहीं जा सकता है, करंट को खत्म कर देगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा। यानी सर्किट अगर तुमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि सर्किट में से इंडक्टर को कर लेना है रिमूव। नोट कर लिए सब कोई ना? इसलिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए इंडक्टर को हम लोग सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। कब ऐसा करेंगे? इनिशियल स्टेट में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट बताइए, वोल्टेज बताइए, एनर्जी, कुछ भी पूछा जाए तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच में सर्किट सॉल्व करने के लिए इंडक्टर को सर्किट में से रिमूव कर लेंगे। समझे? सब कुछ कैपेसिटर वाला ही रिपीट हो रहा है कि कैपेसिटर में हम लोग ऐसा काम करते थे कि कैपेसिटर को सर्किट में से हटा लेते थे, कैपेसिटर को एक वायर से रिप्लेस करते थे। वही चीज इंडक्टर में भी कर रहे हैं। तो इसमें इंडक्टर को क्या करना है? सर्किट में से रिमूव कर लेना है। यानी कि फाइनल रिजल्ट ऐसा करेंगे कि किसी सर्किट में अगर इंडक्टर रहेगा, इंडक्टर, रजिस्टर और सेल, 3 चीज है, और यहाँ पर है स्विच। तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद सर्किट को कैसे रिड्रॉ करेंगे? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। तो सर्किट में क्या करेंगे? सर्किट को क्या करना चाहिए? बढ़िया सोच के बताओ सबको कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच वायर ब्रेक करना है, वायर नहीं लगाना है। ठीक है? इंडक्टर जहां भी दिख रहा है उसको ओपन हटा देना है। इंडक्टर कैन बी रिमूव्ड, इंडक्टर को सर्किट में से हटा लेना है। सर्किट सॉल्व करने के लिए सर्किट को रिड्रॉ करेंगे इनिशियल स्टेट में, तो जहां भी इंडक्टर दिखाई पड़ रहा है उसको सर्किट में से ओपन कर लेना है, हटा देना है। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं है, ओपन हो चुका है, ओपन सर्किट हो चुका है, तो कोई करंट जाएगा इसमें? करंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो क्या बोल देंगे कि करंट इन द सर्किट आई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस कोई भी सर्किट अगर इंडक्टर का दिखता है, सर्किट को कैसे सॉल्व करना है? सर्किट को, इंडक्टर वाला सर्किट को कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल सा बात है, 3 स्टेट का क्वेश्चन रह सकता है कि इनिशियल स्विच वाला ही रहेगा कि स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, स्विच क्लोज करने के इनफाइनाइट टाइम के बाद, या आफ्टर एनी टाइम टी ट्रांजिएंट स्टेट। तो तीनों में अलग अलग तरह से सोच लेंगे, सर्किट को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। और याद है कि कैपेसिटर केस में क्या करते थे? कैपेसिटर का भी रिवीजन होते चलेगा ना अभी से थोड़ा थोड़ा। अगर यहाँ पर कैपेसिटर होता और स्विच क्लोज किए थे तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर के साथ क्या करते? वहां पे वायर लगाते थे कि ओपन करते थे? एक बार सारी चीजों को नोट कर लिए तो एक बार देख लो, बढ़िया से पढ़ लो और सबको एक बार देख लो कि क्या क्या बोला गया है, और उस पर आप डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन स्विच वाला
क्लोज ओपन करने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कैपेसिटर रहता है, चाहे इंडक्टर रहता है, या दोनों रह सकता है। तो देख लो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि अगर ऐसा इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा, स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद सर्किट में करंट ये सब निकालना है, तो इंडक्टर इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ओपन हो चुका है। यानी कि सोचो कि इंडक्टर करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, करंट को रोक देगा। शुरुआत में इंडक्टर क्या करता है, करंट को रोकता है। जैसे बल्ब या ट्यूब का, फ्लोरेसेंट ट्यूब में करंट जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो ट्यूब या बल्ब जितना करंट बाहर से आ रहा है मेन करंट, उतना ही उसका कॉइल अपोजिट डायरेक्शन में भेज करके उसको खत्म कर देता है। इसलिए शुरुआत में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम स्विच ऑन किए तुरंत बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा। स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बल्ब तो थोड़ा सा भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जितना करंट भेजा जा रहा है उतना करंट बल्ब भी जनरेट करके उसको खत्म कर दे रहा है। तो कॉइल का यही प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉइल में अचानक हम करंट सप्लाई करेंगे तो कॉइल उतना ही अपोजिट में भेज करके उसको खत्म कर देगा। यानी कि वो करंट को अचानक नहीं बढ़ने देगा। कॉइल क्या करता है, करंट को सडनली इंक्रीज नहीं करने देगा, उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। जैसे स्ट्रेट वायर रहेगा तो करंट जितना भेजेंगे तुरंत चला जाएगा विद इन नो टाइम। लेकिन कॉइल में क्या है कि कॉइल जितना करंट बैटरी भेज रहा है वो करंट आने में समय लगाएगा, क्योंकि कॉइल क्या करता है, करंट को अचानक चेंज होने से रोकता है। जितना करंट बैटरी भेज देगा उतना ही करंट भेज करके उसको रोकेगा, जीरो करेगा। और धीरे धीरे जो कॉइल का करंट है वो कम होता है, तो फिर नेट करंट क्या होता है, बढ़ता है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉइल में केवल बच जाता है बाहर से सप्लाई करने वाला करंट, इंड्यूस्ड करंट खत्म हो जाता है और केवल बाहरी करंट बचा रहता है। इसलिए कॉइल में करंट क्या होता है, शुरुआत में नेट करंट जीरो होता है और जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंचता है। मैक्सिमम करंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो बाहर से भेजा जा रहा है। कॉइल के द्वारा जनरेटेड करंट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है इनफाइनाइट टाइम पे। तो एक स्टेट तो हो गया इनिशियल स्टेट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कॉइल में करंट नहीं जा सकता है। तो कॉइल को हम लोग मान लें कि वो ऐसे एक्ट करा जैसे कि एक ओपन सर्किट है, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर है। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें करंट निकालना है तो उसमें जहां भी इंडक्टर दिखाई पड़ेगा उसको ओपन कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन किस तरह का आता है। देखो ऐसा सर्किट है, सर्किट में एक ये कॉइल है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L1, दूसरा इंडक्टर है L2, रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3 और ईएमएफ है E। बताना है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में कितना होगा। जैसे ये करंट मान लो I0 है, ये करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है। तो सभी करंट बताना है I0, I1, I2, I3 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। चलो देखो तो इसको बना के जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन भारी है कि आसान है, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन का सर्किट देख के नहीं डरना जाना है कि इसमें 3 लूप हो गया, इतना रेजिस्टेंस इंडक्टर है। बस ध्यान रखना है कि कब पूछा गया है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या करना है इंडक्टर के साथ। देखो कितने लोग से नहीं बना है, एक बार देख लो फिर से। जिससे भी नहीं बना एक बार फिर से जल्दी से देख लो, तुरंत बनेगा। क्या याद रखना है, याद बस यही रखना है कि कोई भी कॉइल करंट अचानक अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना कुछ उसको समय लगेगा करंट बढ़ने में। क्योंकि जितना करंट कॉइल में बाहर से भेजा जाएगा उतना ही करंट कॉइल उल्टा डायरेक्शन में जनरेट कर देगा और नेट करंट जीरो हो जाएगा। यानी कि हम नेट की बात करें तो कॉइल में करंट नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेट में जैसे यहाँ पर बोला गया है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, कौन सा बोला गया टाइम, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इंडक्टर से करंट नहीं जाना है, कोई भी इंडक्टर कहीं भी सर्किट में उससे करंट नहीं जाना है।
क्योंकि शुरू में स्विच किस तरह से है, ओपन है। स्विच ओपन है, किसी इंडक्टर में पहले से करंट है नहीं है, एक ही बैटरी ना है, कहीं और बैटरी तो लगा हुआ है नहीं, तो करंट किसी में जा नहीं रहा है। अचानक हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट नहीं जाएगा। तो केवल इनिशियल स्टेट t बराबर 0 पर जहां भी इंडक्टर दिख रहा है सर्किट में उसको क्या करना है, ओपन करना है। जहां भी सर्किट में इंडक्टर दिख रहा है उसको ओपन कर देना है। देखो सर्किट को कैसे रिड्रॉ करेंगे। पूछा गया है करंट, तो सर्किट को पहले रिड्रॉ करेंगे, सर्किट को पहले रिड्रॉ करेंगे। तो रिड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सर्किट में जहां जहां इंडक्टर दिख रहा है वहां वहां से इंडक्टर को रिमूव कर दो। सर्किट में ये इंडक्टर हट गया, यहाँ भी इंडक्टर है, ये इंडक्टर भी हट गया, तो इससे करंट जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। तो I2 का वैल्यू 0, I3 का वैल्यू 0, I3 का वैल्यू भी 0 हो गया। अब बच गया केवल एक लूप बच गया जो कि कंप्लीट है, केवल एक लूप बच गया, ये वाला। चलो कौन सा लूप कंप्लीट है, तो केवल ये लूप कंप्लीट है जिसमें कि बैटरी करंट सेंड कर सकता है, ये लूप कंप्लीट है। इसमें करंट कितना जाएगा, बैटरी का वोल्टेज E, और इस लूप में रेजिस्टेंस कितना है R3 प्लस R2, तो पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना है R3 प्लस R2। ये करंट जो सेंड करेगा I नॉट, तो I नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो I नॉट बराबर होता है E बाई R, तो R का वैल्यू क्या है R2 प्लस R3। सही ना हो गया, कोई भारी क्वेश्चन था, तो बस ध्यान रख लो कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा t बराबर 0 पे, तो इंडक्टर के क्या करना है, सर्किट में हटा लेना है। अगर याद करो कि हम इंडक्टर पर इंडक्टर या पर अगर हम कैपेसिटर बोलते यहाँ पर अगर कैपेसिटर लगा देते तो कैपेसिटर के साथ क्या करते, कैपेसिटर शुरू में सारे चार्ज को करंट को अलाउ कर देता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में देख रहे हो कि उल्टा डिफरेंस है, रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। ये जब करंट अलाउ नहीं करेगा तो ये उस समय करंट को अलाउ कर रहा था, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट है। ये जब नहीं बोलते हैं कि वो जब पूरब की तरफ जाएगा तो इधर बोला जाएगा पश्चिम की तरफ, एकदम अपोजिट। ये जब जाएगा पॉजिटिव एक्स की ओर तो वो जाएगा निगेटिव एक्स की ओर, तो दोनों के एंगल में डिफरेंस कितना है 180 डिग्री का। वही चीज कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे कि कैपेसिटर और इंडक्टर का जो फेज में डिफरेंस है 180 डिग्री का डिफरेंस है। एक करंट को अलाउ करता है, एक करंट को रोकता है। ये करंट को रोक रहा है तो ये करंट को अलाउ कर रहा है। तो याद करो कि जो कैपेसिटर में सिचुएशन था वही वाला यहाँ पर हो रहा है, लेकिन केवल उल्टा हो रहा है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर करंट अलाउ करता है, नहीं करता है। स्टेडी स्टेट में करंट क्या होता है, चार्ज जितना आना था जमा हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, अब करंट को कैपेसिटर जाने नहीं देगा। शुरुआत में क्या होता है जब चार्जिंग करते हैं सेल का, उससे रिलेट करवाए थे कि सेल में चार्जिंग शुरुआत में बहुत तेज होता है, सारे के सारे करंट को अलाउ कर देता है। अब 100% चार्ज हो गया तो चार्ज बहुत धीरे धीरे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लगभग। कैपेसिटर में वही होता है कि चार्जिंग करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में सारे करंट को कैपेसिटर अलाउ करता है, और धीरे धीरे करंट कम होते होते जब पूरी तरह से ये चार्ज हो जाएगा कि अब चार्ज नहीं आ सकता है तो चार्ज का आना बंद हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा 0। तो करंट के सेंस से सोचेंगे कैपेसिटर शुरू में सारे करंट को अलाउ करता है, मतलब कैपेसिटर एक वायर बन जाता है शुरुआत में। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेज में कैपेसिटर एक ओपन वायर बन जाता है। और इंडक्टर में यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टर में यहाँ पर हो रहा है कि शुरुआत में ही ये ओपन है, शुरू में करंट को नहीं आने देगा, धीरे धीरे करंट को बढ़ाएगा और इन्फिनाइट टाइम पे ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस लेस वायर है। तो अब देखते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में दूसरा स्टेट कौन सा होगा इंडक्टर का, स्टेडी स्टेट। तो क्या बताए थे कि स्विच क्लोज करने के स्टार्टिंग में करंट इसमें 0 है, क्योंकि जितना करंट बाहर से आ रहा है मेन करंट उतना ही इंडक्टर भेज रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कम होने लगता है और इनफाइनाइट टाइम पर इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू
जीरो हो जाएगा, तो केवल कौन सा करंट बच जाएगा सर्किट में? मेन करंट बच जाएगा, और मेन करंट हो जाएगा मैक्सिमम। देखो क्या हुआ, शुरू में स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद क्या होता है, जितना करंट सेल भेज रहा है उतना इंड्यूस्ड करंट ये भेज देगा कॉइल, इंडक्टर। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो नेट करंट का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और केवल बच जाएगा नेट करंट, मेन करंट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट में इंड्यूस केवल बच जाएगा मेन करंट, और मेन करंट का वैल्यू कितना है जो बैटरी भेज रहा है, ई बाई आर, यानी ई बाई आर, और इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो नेट करंट केवल मेन करंट के बराबर रह जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट को का वैल्यू स्टेडी स्टेट में खत्म हो गया, केवल बैटरी के द्वारा जो करंट सप्लाई किया गया है वही करंट केवल इससे होकर के जाएगा, और इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू घटते घटते जीरो हो गया। देख सकते हैं कि अब इसमें केवल मेन करंट बच गया, तो नेट करंट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया, मेन करंट के बराबर हो गया। यानी कि बैटरी के करंट को अब कॉइल पूरी तरह से अलाउ कर देगा। यानी कि इस केस में इंडक्टर किस तरह से काम कर रहा है, जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह काम कर रहा है, जो अब करंट रोक नहीं पा रहा है, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। तो स्टेडी स्टेट में अगर सर्किट सॉल्व करना है तो सर्किट को कैसे रिड्रॉ करेंगे, वायर से रिप्लेस कर देना है। हेंस एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर किस तरह से एक्ट करता है, जीरो रेजिस्टेंस वायर, यानी कि क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। समझे, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बन जाता है एक जीरो रेजिस्टेंस वायर, यानी कि इंडक्टर को क्या कर देना है, सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर देना है, वायर से रिप्लेस कर देना है। तो अगर मान लो कि कोई सर्किट है जिसमें इंडक्टर है, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए इंडक्टर जहां भी दिखाई पड़ेगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। बोलो, इन्फानाइट टाइम पे स्विच क्लोज करने के इन्फानाइट टाइम के बाद इसमें क्या करना चाहिए, इंडक्टर के यहाँ पर वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस रह गया, बैटरी रह गया, और जहां भी इंडक्टर दिख रहा है वहां पर एक वायर केवल लगा देना है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडक्टर को क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किटेड कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए इंडक्टर का। यानी कि अब इंडक्टर पूरी तरह से करंट को अलाउ कर रहा है। अब कितना करंट जाएगा सर्किट में निकालना आसान होगा कि नहीं हो गया, कितना करंट जा रहा है, ई बाई आर। तो देख लो कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में इनिशियल और स्टेडी स्टेट बस एक्सचेंज हो गया है। उसका कैपेसिटर का इनिशियल स्टेट वाला रिजल्ट स्टेडी स्टेट में इसमें, और उसका स्टेडी स्टेट वाला इनिशियल स्टेट में। क्या बोलो, समझे सब कोई दिक्कत, क्वेश्चन इस पे देंगे तो बन जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेडी स्टेट का हो इंडक्टर वाला, तो इंडक्टर जहां जहां दिखाई पड़ेगा वहां पर
वायर लगा देना है। सबको बताना है कि सभी ब्रांच में करंट कितना कितना फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में। इसमें करंट है I0, इसमें है करंट I1, इसमें करंट है I2। फाइंड I0, I1, I2 आफ्टर long time of closing the switch। चलो अब देखो क्या होगा इसका आंसर। देखो सर्किट सॉल्व हो चाहे नहीं हो, आंसर तुम नहीं ला पाओ, सर्किट को रिड्रॉ तो कर सकता ना है। सर्किट जिन लोगों से आंसर नहीं आया है वो सर्किट को पहले रिड्रॉ करेंगे। और देखो क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर, समझ लो सिंपल सा बात, कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर करंट को रोक नहीं पाएगा। वो समझ, उसका रेजिस्टेंस घटते घटते 0 हो चुका है, यानी जस्ट एक वायर बन चुका है। ठीक है, किसी फिलामेंट में देखते हो ना कि करंट शुरू में जा रहा है तो धीरे धीरे वो ग्लो करना शुरू किया और इनफाइनाइट टाइम के बाद, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद वो पूरी तरह से ग्लो कर रहा है। जो करंट भेज रहे हैं वो सब जा रहा है, करंट को रोक नहीं पा रहा है। मतलब कि इंडक्टर के साथ क्या कर देना है, जहां भी सर्किट में इंडक्टर दिख रहा है वहां पर एक वायर लगा देना है। तो पहला काम ये कर लेंगे। ये सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या बोल करना है, जहां जहां इंडक्टर दिख रहा है वहां पर उसको रिप्लेस कर देना है वायर से। तो इसको वायर से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर लगा दो वायर। सर्किट ऐसा बन गया। अब इस सर्किट सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इसको तो माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा जी। पहले तो ये कितना रेजिस्टेंस है इसका, 6 ओम है, 6 ओम और ये 3 ओम। तो 6 और 3 किस में है, पैरेलल। पैरेलल में 6 और 3 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो 6 गुना 3 बाई 6 प्लस 3, 2 हुआ ना। तो 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गया। 6 और 3 को रिप्लेस कर दो 1 से 2 से, 6 और 3 मिलके रेजिस्टेंस हो गया कितना। तो देखो 6 और 3 दोनों को मिलाकर के यहाँ पर लगा दिए 2 ओम, और बाकी उसके बाद क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना बचा हुआ है, 8 ओम। और इधर कितना वोल्ट है, 30 वोल्ट है ना, 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है। अब ये बैटरी कितना करंट सेंड करेगा, 3 एम्पियर। 8 और 2 मिले कितना हो गया सीरीज में, 10 हो गया। तो I बराबर VE बाई R, 30 बाई 10 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट भेज रहा है बैटरी, तो I0 का वैल्यू कितना आ गया, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब आगे देखो 3 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, उसको इसमें और इसमें बंटना है। तो कैसे करंट पैरेलल में बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बढ़ता कि नहीं बढ़ता है, ये सब तो बेसिक चीज है, सब याद रखना चाहिए ना, सब तो तुरंत हो जाना चाहिए। तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें करंट कम होगा, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, 3 कम है, तो इसमें करंट ज्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इसकी तुलना में इसका रेजिस्टेंस आधा है तो करंट इसमें दुगना होगा। रेजिस्टेंस अगर 1/3 होता तो करंट 3 गुना, रेजिस्टेंस 1/4 तो करंट 4 गुना। तो इसमें करंट मान लो x गया, इसमें करंट x गया, तो इसका रेजिस्टेंस ये आधा है, तो इसमें करंट क्या होगा, 2x, डबल हो जाएगा, 2x हो गया। इधर से कितना गया होगा, 3x गया होगा, इधर से जो गया होगा वही ना, 2x और x में बटा, तो 2x और x मिला तो 3x, इधर से गया 3x, तो 3x का वैल्यू कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, तो x बराबर 1। इसमें कितना करंट गया, 2 एम्पियर, इसमें कितना करंट गया, 1 एम्पियर। कैसे सब लोग गलती कर रहे थे, अपने आप पे नहीं आश्चर्य लग रहा है कि गलती कैसे कर रहे हैं। गलती इसीलिए कर रहे थे कि सर्किट को हम बोले हैं रिड्रॉ करने,
तो रिड्रॉ नहीं कर रहे थे, रिड्रॉ कर ही नहीं रहे थे, बहुत कम लोग रिड्रॉ किया तो गलती किया। रिड्रॉ करने बोला गया कि रिड्रॉ करना, शुरुआत में हम क्या बोले थे कि सर्किट को रिड्रॉ कर लो, सब कुछ शुरुआत में सीख रहे, जब सब कुछ आ चुका है तब ठीक है तो मन में बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में जब कोई लर्निंग स्टेज में है तो सब चीज सीखेगा ना, नियम से चलेंगे। रिड्रॉ करेंगे सर्किट को, देखो रिड्रॉ कर लिए तो कितना आसान हो गया। ये सब क्वेश्चन तुम गलती जानबूझ के करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि स्विच क्लोज ओपन वाला, तो जो बोले हैं सर्किट को रिड्रॉ करें तो कहीं पे स्पेस में रिड्रॉ करके बना लो, क्योंकि ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि बनना ही है, तुमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस सर्किट का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि केवीएल अप्लाई कर रहे हैं और ऐसा कुछ बहुत खतरनाक टाइप का इक्वेशन आने वाला है कि सॉल्व करके फिर टाइम लगाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो समझ में आ गया सबको कि इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर वाले सर्किट में क्या करना है। जहां भी इंडक्टर दिखाई पड़ेगा तो इनिशियल स्टेट में उसको ओपन करना है और स्टेडी स्टेट में उसको शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट मतलब वायर से रिप्लेस करना है। चलो अब दोनों चीज दे रहे हैं सबको, दोनों ट्राई करना है। हो गया ना, नोट कर लिए? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? डाउट खत्म हो गया? उधर बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो देखो तो बनेगा ये क्वेश्चन सबसे, अब एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। पहले देखो ट्राई करो, जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसको देखो अप्लाई करके, जितना बताए हैं उसके अनुसार स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। सर्किट को बस रिड्रॉ करके बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और कैपेसिटर में भी ये सारा कैलकुलेशन किया हुआ है ऐसा ही। चलो अब इधर ध्यान से देखते हैं। तो इसमें हम क्या बताए थे सबको कि इंडक्टर जहां भी दिखाई पड़ेगा उसको वायर बना देना है। शुरुआत में वायर की उसको ओपन क्या करना है, स्टार्टिंग में t बराबर 0 पे इंडक्टर जहां दिखाई पड़े उसको क्या करना है, ओपन करना है। करंट को वो अलाउ नहीं करता है तो जहां भी इंडक्टर दिखाई पड़ेगा उसको ओपन कर देंगे। तो इंडक्टर यहाँ दिख गया ना, तो इसको ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ भी है, इसको भी ओपन कर दो। कोई लूप कंप्लीटेड है? कोई लूप कंप्लीट नहीं है तो करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। तो आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, 0, I1 का वैल्यू 0, I2 का वैल्यू 0। क्या सबका आंसर आया था? चलो बहुत अच्छा, सीख गया सब कोई। तो जहां भी इंडक्टर दिखेगा उसको ओपन करेंगे इनिशियल स्टेट। अब आ जाओ स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट में क्या करना है उधर नोट कर लेना सब कोई। अब इधर बताते हैं स्टेडी स्टेट में। देखो स्टेडी स्टेट में क्या बताए थे, जहां भी इंडक्टर दिखाई पड़ेगा उसको वायर बना दो। तो ये स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या बन चुका है, वायर। दो इंडक्टर है, दोनों जगह पे वायर लगा देते हैं। एकदम देखो हीटर का जो वायर नहीं होता एकदम स्टेडी स्टेट में एकदम हो जाता है लाल पूरी तरह से एकदम। शुरुआत में वो हम रिलेट कर रहे हैं, ऐसा मत समझ लो कि वो इंडक्शन की बात कर रहे हैं, वो रेडनेस उसका अलग प्रॉपर्टी है। तो एकदम जो है ना वायर में देखते हो कि रेडनेस बढ़ते जाता है बढ़ते आता है, उसी तरह से करंट भी ग्रोथ करता है, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिट टाइम पे मैक्सिमम हो जाता है। और ये जस्ट एक वायर बन गया, ये भी क्या बन गया, वायर बन गया। सर्किट ऐसा हो गया। अब सर्किट में सबको आया है कि आई नोट का वैल्यू कितना आया है इसमें, 2 एम्पियर। कितना वोल्टेज था, 30 वोल्ट था ना, 30 वोल्ट था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है और ऊपर में क्या है, वायर है। तो यहाँ पर ऐसा कभी भी रहेगा कि किसी भी एलिमेंट चाहे रेजिस्टेंस हो कैपेसिटर है उसके ऊपर से या पैरेलल में एक वायर लग गया, यानी कि जो भी करंट यहाँ से आएगा वो केवल किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इसमें वो करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट किससे चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट से। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इससे करंट नहीं जाया करके करंट केवल इससे जाएगा।
तो किस लूप में करंट फ्लो कर रहा है वो लूप देख लो कौन सा है। वो लूप है ये वाला, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस लूप का रेजिस्टेंस कितना आया है? 10 है, यही ना कि रेजिस्टेंस आया। ये 5 ओम तो काम नहीं ना आया। तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो गया? जिस लूप में करंट जा रहा है तो उस लूप का रेजिस्टेंस है 10, तो आई नॉट बराबर 30/10, 3 एम्पियर। तो आई टू का वैल्यू भी कितना हो गया? 3 एम्पियर। और आई नॉट का वैल्यू, आई वन का वैल्यू 0 एम्पियर। क्या भारी क्वेश्चन था? सबका आंसर आया था? हाँ यस बोलते चलना है बीच बीच। नहीं आया था? तो क्यों नहीं आया था समझ गए? क्योंकि बेसिक प्रोसेस फॉलो नहीं किए। बेसिक प्रोसेस फॉलो नहीं किए होगे इस बार भी। तो अब समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? इंडक्टर कहीं भी सर्किट में रहेगा, उसके साथ ये काम करना है, इनिशियल और स्टेडी। और देखो एग्जामिनेशन में तो ज्यादातर क्वेश्चन इनिशियल और स्टेडी स्टेट का ही होता है। अब कौन सा बच गया बीच वाला? ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट में तो बस वही सब चीज होगा जो कैपेसिटर में हुआ था। तो अब देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट यानी कि आफ्टर टाइम टी बराबर टी ऑफ क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर टाइम टी ऑफ क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर टाइम टी ऑफ क्लोजिंग द स्विच, ये हो गया ट्रांजिएंट स्टेट बीच वाला। अब देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेट में करंट का वैल्यू क्या होगा। ट्रांजिएंट स्टेट यानी कि आफ्टर टाइम टी ऑफ क्लोजिंग द स्विच। ये देख लो इंडक्टर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सेल है, और ये हो गया स्विच। ये हो गया स्विच। रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, और स्विच सेल का वोल्टेज है ईएमएफ है ई, और स्विच इनिशियली ओपन है। तो स्विच क्लोज करने के टी टाइम पर यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट, तो स्टेट देख चुके हैं। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट कितना था इसमें? कितना करंट था? 0 था। और इनफाइनाइट टाइम पे करंट बढ़ के कितना हो चुका है? E/R हो चुका है। देख चुके ना इतना? ये देख चुके कि t बराबर 0 पर करंट I बराबर कितना हो गया? E/R। I करंट है जो सर्किट में करंट है, ठीक है, ये करंट भेज रहा है बैटरी। तो I बराबर E/R, और t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर, सॉरी I बराबर 0, I इक्वल्स टू 0, और इनफाइनाइट टाइम पे I इक्वल्स टू कितना हो गया? E/R, जो क्या है? मैक्सिमम करंट है। और अब निकालना है t बराबर टाइम t पर करंट का वैल्यू क्या होगा। करंट का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ याद आ रहा है? पहले से पिछले क्लास में बताए थे कि जो फॉर्मूला कैपेसिटर में चार्ज का आया था वही फॉर्मूला इसमें करंट का आएगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या आया था कैपेसिटर में चार्जिंग में? तो Q बराबर CE इंटू 1 - C⁻⁻T/टाउ। वैसा ही फॉर्मूला, कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता है, इंडक्टर में करंट बढ़ता है, तो करंट I बराबर क्या होगा यहाँ पर? I मैक्स। ये क्या था? Q मैक्स ना था? Q मैक्स था, मैक्सिमम चार्ज, इंटू 1 - C⁻⁻T/टाउ। ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। और जैसे रिजल्ट आया था कैपेसिटर में उसी तरह से रिजल्ट इसमें भी आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी करंट इसमें हो गया बढ़कर के I।
t बराबर 0 पर करंट कितना है, करंट 0 है। t बराबर 0 पे करंट 0 है। लेट आफ्टर टाइम t of closing the switch, after time t, current in the inductor, current in the inductor becomes I। इसी टाइम t पर मान लेते हैं कि करंट इंडक्टर में I हो गया। अब हम लोग को सीखना है, अप्लाई करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट, इन द सर्किट। अब देखो, अब बोला गया किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर करंट सर्किट में कितना है, सर्किट में करंट है आई। किसी टाइम टी पर मान लिया गया कि करंट का वैल्यू आई हो गया। ठीक है, करंट यहाँ से आई जा रहा है, रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई और इंडक्टेंस एल। इसमें केवीएल अप्लाई करो तो इक्वेशन क्या लिखाएगा, इसमें केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन जो लिखते हैं लिख सकते हो सबको ही, लिखो बोलो तो क्या लिखाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से ऐसे चल के इसी पॉइंट तक पहुँचते हैं, तो बताना है सबको। यहाँ से स्टार्ट किए, करंट के डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर, आई आर यहाँ से बढ़े क्या लिखेंगे, प्लस, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस ही होगा, प्लस क्या लिखना फिर आगे, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से आगे बढ़े, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस मिला, तो क्या लिखेंगे माइनस ही, और उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो इक्वल्स टू 0। तो अब केवीएल अप्लाई करेंगे, मान लो कि इस पॉइंट से तुम स्टार्ट किए चलना, तो यहाँ से चलेंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस आई आर, प्लस आई आर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे बढ़े, इंडक्टर में जा रहे हैं करंट डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे प्लस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। यहाँ से आगे बढ़े, नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला है, सेल, सेल का पहले कौन सा चीज आया है माइनस, तो माइनस ई, सेल को ही पार करो, नेक्स्ट इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे, तो इक्वल्स टू क्या कर देना है 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इक्वेशन लिखा गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सेम वेरिएबल को सेम साइड और डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट साइड, यानी करंट को एक तरफ और टाइम को दूसरी तरफ। तो इक्वेशन बनाएंगे पहले तो इसको इक्वेशन बना लो इसका, एल डी आई बाई डी टी एक तरफ कर लो, एल डी आई बाई डी टी एक तरफ कर लेंगे तो अगला क्या बचेगा, उधर दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, ई माइनस आई आर होगा ऐसा। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, तो क्या करेंगे, डी आई बाई नीचे में क्या आएगा, ई माइनस आई आर, इधर क्या बचेगा डी टी, और नीचे में क्या आ गया एल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब दोनों तरफ क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, लिमिट पुट करेंगे, कंडीशन जो हमारे पास है उसको पुट करेंगे तो आई का वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे का काम खुद से कर सकते हैं तो कर लो, नेक्स्ट आगे का स्टेप खुद से फॉलो कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स।
डी आई बाई ई माइनस आई आर इक्वल्स टू, इधर बच गया क्या, डी टी बाई एल होगा। अब इसको इसमें लिमिट पुट करना है, पहले लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट देखो कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 है, टाइम 0 था तो करंट इधर कितना है, करंट है कितना, 0 है, करंट 0 है। टाइम t बराबर 0 पे करंट 0 होता है, और t बराबर t पर तो करंट कितना माने हैं, I माने हैं, इसी I को निकालना है ना। अब आगे इंटीग्रेट करके सॉल्व करके वैल्यू I का निकालेंगे। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन तो पहले ही देख चुके हैं कि डी एक्स बाई ए माइनस एक्स क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग ए माइनस एक्स और नीचे में -1। एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा, अगर यहाँ पर करते हैं माइनस बी तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी। अब इसी तरह से एक्स यहाँ पर कौन आ गया है, एक्स यहाँ पर आई आ गया है, ठीक है। तो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू आर, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग लॉग ई माइनस आई आर बाई कितना, माइनस आर, माइनस आर। आई वेरिएबल है, वेरिएबल आई है, एक्स यहाँ पर आई आया है, यहाँ पर डी एक्स बाई ई माइनस एक्स इंटू आर तो हो जाएगा लॉग ई माइनस एक्स इंटू आर बाई माइनस आर। और लिमिट लगा दो कितना से कितना, 0 से आई, और इधर क्या आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी बाई एल हो जाएगा, लिमिट विमिट पुट करने पर भी। अब लिमिट पुट करो तो यहाँ पर तो आ गया एल एन, सबसे पहले अपर लिमिट तो हो जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है, माइनस एल एन। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो आई का वैल्यू 0, तो एल एन कितना हो गया ई, और नीचे में क्या रहा, माइनस आर बराबर 3/L। अब आई का वैल्यू यहाँ से निकालो, आई का वैल्यू खुद से देखो क्या कितना होगा, आई का वैल्यू खुद सॉल्व करके देखना कितना होगा। अब देखो क्या बोले, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, ये हो जाएगा लॉग ई माइनस आई आर बाई ई हो जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस टी, और कैपिटल आर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाई एल। ये हो गया एल एन ई माइनस आई आर बाई ई बराबर, याद करो कि इस एक यहाँ जो होना चाहिए, यहाँ जो होना चाहिए वो डायमेंशन कुछ होना चाहिए, इधर लॉग में है तो लॉग में तो केवल वैल्यू आएगा, कोई यूनिट नहीं ना होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ भी टाइम है तो टाइम के नीचे भी टाइम होना चाहिए तब ना यूनिटलेस हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस टी के नीचे क्या हो जाएगा, एल बाई आर हो गया। तो सोचो कि एक तरफ लॉग है, लॉग का कोई यूनिट नहीं होगा ना, लॉग के बाद कुछ भी है तो उसका तो वैल्यू केवल आएगा, नंबर आएगा, इधर भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये टाइम में है तो उसके नीचे भी क्या होना चाहिए, टाइम का ही कोई चीज़ होना चाहिए, इसका यूनिट भी टाइम का यूनिट होना चाहिए, तो सेकंड में होगा। तो एल बाई आर को हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम कांस्टेंट बोल देंगे, एल बाई आर टाइम ही है, उसका यूनिट सेकंड में होगा, तो एल बाई आर को बोल देंगे टाइम कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोल देते हैं माइनस टी बाई, माइनस भी था क्या, माइनस नहीं था ना, तो माइनस आर यहाँ से गया था, ठीक है माइनस चला गया, तो माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ कर दिए। वेयर टाउ को क्या बोलेंगे, टाउ क्या है, एल बाई आर है, एल बाई आर को टाउ बोल दिए तो ये हो गया कितना
टी बाई टाउ। अब आई का वैल्यू लिख लो, लॉग हटा लो, लॉग हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो क्या बचेगा, ई माइनस आई आर बाई ई बराबर क्या होगा, ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से ई माइनस आई आर बराबर क्या होगा, ई इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो फिर आई आर बराबर क्या हो जाएगा, आई आर बराबर हो जाएगा ई माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई का वैल्यू लिखो, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आगे यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर ई कॉमन ले लो, तो ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। यही रिजल्ट हम लोग को पहले बोला गया था कि एक्सपेक्टेड था कि आना चाहिए। आई का वैल्यू आ गया ई बाई आर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और ई बाई आर करंट कौन सा है, इनिशियल है कि लास्ट वाला, स्टेडी स्टेट वाला है, स्टेडी स्टेट जो मैक्सिमम करंट हो जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई बराबर आई मैक्स इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन सब बनाए थे कैपेसिटर केस में, वैसा ही क्वेश्चन इसमें सब कुछ आएगा, ग्राफ वैसा ही आएगा। हो गया, नोट कर लिए। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, उसको समझेंगे। तो पूरा रिजल्ट एक बार नोट कर लेते हैं, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल। तो टी इक्वल्स 0 पे कितना करंट आया था, टी इक्वल्स 0 पे करंट कितना था, 0। टी इक्वल्स टू टाइम टी पर करंट कितना आ गया, करंट आ गया मैक्सिमम करंट ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, इसमें टाइम इन्फिनिटी पुट करके देखो, इन्फिनिटी पुट करो तो ई बाई आर बचा, और 1 माइनस ई के पावर 0, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 0 यानी कि ई बाई आर, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो केवल बच जाएगा ई बाई आर। तो देख सकते हैं करंट 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो गया, ई बाई आर हो गया। इसी को क्या बोला जा रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट। तो पूरा जो हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट में रिजल्ट आया है, सारे रिजल्ट को अब एक साथ याद कर लेंगे। तो इनिशियल स्टेट स्टेडी स्टेट हो गया, अब ट्रांजिएंट स्टेट। अब किसी भी, इसको कौन सर्किट बोलेंगे, आरसी सर्किट बोलते थे ना, टीआर सर्किट, इसको बोलेंगे एलआर सर्किट। ये हो गया एलआर सर्किट। इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट, एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट कितना होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट होता है एल बाई आर। अब बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, कहीं पर कोई क्वेश्चन है सबका। तो दो तीन चीज तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना होता है, एल बाई आर। सीआर सर्किट में कितना होता है, आर इंटू सी, आर सी। सीआर सर्किट में याद रखना, सीआर टाइम, सीआर मतलब टाइम, टी इंटू आर बराबर टाइम, और यहाँ एल बाई आर इक्वल्स टू टाइम। बताओ, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा, एल इंटू सी का, इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस मिलकर क्या बन जाएगा, इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड वोर्ड में भी पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे कि सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एल इंटू सी क्या बन जाएगा, ऑप्शन देना पड़ेगा, तो इससे काम नहीं चलेगा।
कितना कितना लोगों का बीसी आ रहा है? नहीं आ रहा है किसी का? बीसी आ रहा है? अब देखो, देखो ध्यान से, L इंटू सी, तो एक जानते हैं हम लोग कि C इंटू आर, सी आर क्या होता है? टाइम होता है। सी आर होता है टाइम, C इंटू आर टाइम कांस्टेंट, और L बाई आर भी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी आर इंटू एल बाई आर मिलके क्या बन गया? टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, आर आर कैंसिल आउट, तो एल सी इक्वल्स टू टाइम का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर, डी ऑप्शन होगा ना? सब बीसी बीसी में लगा हुआ था, यहाँ ऑप्शन आ रहा है डी। और हेनरी फेराड भी होगा। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी, और कैपेसिटेंस का क्या होता है? फेराड। तो हेनरी फेराड भी हो गया, तो हेनरी फेराड मतलब सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? सुना है कि बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो गया ना? कितने तारीख से? कल से स्टार्ट हो गया ना? जा रहे हो क्या दें तुम लोग एग्जाम? टाइम अगले क्लास में सब लोग टाइम का ध्यान रखो, जारा का समय आ चुका है, 7:30 बजे क्लास में एकदम समझ जाओ कि 5 मिनट पहले पहुंच जाओ। क्या समझे? 7:25 में एकदम पहुंच जाओ कि 7:30 में क्लास स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हम तो कर देंगे, एक आध दिन वेट कर रहे हैं। जारा गर्मी, अब वो सब बहाना नहीं चल सकता। 11th में चल सकता है, 12th में सब नहीं चलेगा बहाना। आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। आपको बस अपना काम करना है, ये रिजल्ट पूछा जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।